नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। काले धन पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक से आम जनता हुई खासी परेशान। वैवाहिक आयोजनों में पड़ रहा है खलल, बेरंग हुई बिंदोलिया। प्रदेश में पत्नियों की जिंदगी इन दिनों है खतरे में। अलवर के बाद कानौड़ में भी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। हिरनमगरी में हुआ अनूठी वारदात का जन्म। चोरों ने पहली बार चोरी किए 6 बकरे, साथ में तलवार भी ले गए। और आयकर छापों से सराफा व्यवसायियों की उड़ी नींद। सोना खरीदने और बेचने से अब कर रहे हैं तौबा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मोदी के काले धन पर हुई बमबारी के बाद परेशान आम जनता की। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी द्वारा काले धन पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का खासा असर अब विवाह समारोह में विघ्न डाल रहा है। दरअसल लेक सिटी में शुक्रवार से शुरू हुए वैवाहिक समारोह में छुट्टे पैसों को लेकर काफी तकलीफ देखने को मिल रही है। वहीं शादी विवाह के अन्य इंतजामों के लिए भी रुपये नहीं मिलने से लोगों की खुशी काफूर होती दिखाई दे रही है। शादी ब्याह का मौका हो और आपके घर में खुशी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार पीएम मोदी के एक निर्णय ने शादी ब्याह वाले घरों में परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। शादी ब्याह में खुशी के रंग बिखरने वाले बैंडबाजों के कलाकार भी इस काले धन की सर्जिकल स्ट्राइक का शिकार बन गए हैं। हर समारोह में अपने संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने वाले बैंडबाजा संचालकों को 500 और 1000 के नोट बंद होने से इस बार लेबर तक नहीं मिल रही है, जिससे उनका इस बार का सीजन पूरी तरह से फीका हो गया है। बैंडबाजी का व्यवसाय करने वाले फारूक भाई का कहना है कि मोदी जी के इस निर्णय ने उनके व्यवसाय का बैंड बजा दिया है। छुट्टे पैसे नहीं होने की वजह से एक और जहां शादी ब्याह में बैंड बजाने के लिए लेबर का टोटा पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्याह में शिरकत करने वाले भी दूल्हे दुल्हन के ऊपर 50 से लेकर 100 के नोट वारने से कतरा रहे हैं। पिछले 30 साल से मैं मतलब कि बैंड का काम कर रहा हूँ। मेरे दादा परदादा सभी यही काम करते हुए आ रहे हैं और उदयपुर में शादियों के अंदर सेवा देते हुए आ रहे हैं। मान ली इतने प्रोग्राम है, इस साल हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम लोग पैसे से परेशान हैं। लेबर को हम लोग पैसा कहाँ से ला के दें? मतलब कि अगर लाइन में लग रहे हैं घंटों 2-3, 4 घंटे की लाइन लगने के बावजूद भी मतलब वहाँ से 4000 रुपये दे रहे हैं, 2000 रुपये खुले दे रहे हैं, 2000 का नोट दे रहे हैं। अब 2000 के नोट पर हम लोग मतलब कि लेबर को देते हैं तो लेबर होटल पर लेके जाती है तो उनको खाना नहीं मिल रहा है, चाय नहीं मिल रही है, पानी वाला मतलब कि नाटक कर रहा है। हर आदमी परेशान कर रहा है हम लोगों को। अब मतलब कि हम इनको दें या हम वो पैसा लेके जाएगा। पेट्रोल पंप पे जा रहा है तो पेट्रोल पंप वाले बोल रहे हैं कि भैया छुट्टा नहीं है। अब ये 2000 रुपये के नोट का हम क्या करेंगे? जो 1000 का नोट था वो आपने बंद कर दिया, 500 का नोट था वो बंद कर दिया। उसके साथ साथ मेरा मतलब कि मेरे जो अभी जो शादियां हैं, लोगों ने शादियां कैंसिल करवा दी। हम लोगों का सीजनल काम इसी पे हम डिपेंड है। लोगों ने शादियां कैंसिल करवा के कोई डेट आगे बढ़ा रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या नहीं कर रहा। अभी हम लोगों के पास ना तो पैसा बचा है, ना मतलब हम लोगों के पास अभी इतनी दिक्कत आ रही है और ना मतलब शादियाँ इतनी हो रही है। क्या लोगों ने अपनी शादियाँ जून जुलाई में आगे पहुँचा दी, नवंबर दिसंबर में शादियाँ नहीं है। लेबर का क्या तर्क है? लेबर हम लोगों के पास आने के लिए तैयार नहीं है। लेबर यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं। लेबर बोल रही है कि लेबर के भाई काम करें, उनको हाथों पैसा चाहिए। क्या अब उनको अगर हाथों पैसा देते हैं, उनको अगर 500 के नोट पकड़ा रहे, 1000 के नोट पकड़ा रहे तो वो बैंक में जा रहे तो बैंक से आप रिटर्न आना पड़ रहा है। ये घंटों लाइन लग रही है। सारी लेबर कम पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे, ये मतलब देहाती लोग हैं, इनको मतलब कैसे समझाए? ये मतलब कि घंटों 2-2, 5-5 घंटे यहाँ बैठ के मतलब वेट कर रहे हैं कि पैसा आएगा तो देंगे। हम लोग भाग रहे हैं इधर से उधर पैसा लाने के लिए, तो पैसा मिल नहीं रहा है। पैसों के लिए वहाँ जा रहे हैं तो कभी सर्वर डाउन चल रहा है तो कभी ये हो रहा है। आखिर मतलब कि हम मोदी सरकार से साहब से पूछना चाहते हैं कि हम लोगों का कसूर क्या है? जिन लोगों ने जो काला धन रख रखा है वो लोग तो एक भी बैंक में नजर नहीं आ रहा है और आम जन परेशान हो रहे हैं। क्या आम जनता परेशान हो रहे हैं? इसमें शादियों में आप अगर जाते हैं तो एक अलग इनकम जो है वो शादियों के अंदर ऊपरली जो इनकम होती है हम लोगों की, जो दूल्हे के ऊपर नोट मारते हैं, शादियों में जो डांस वालों के ऊपर नोट मारते हैं, उन लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। वो लोग बोलते हैं, हम लोग उनको इशारा करते हैं कि भाई क्या बात है, कुछ तो दो इनको। तो वो ये बोलते हैं कि भाई पैसा लाए कहाँ से? 100 की नोट हमारे पास है नहीं, 1000 की नोट बंद हो चुकी है, 500 की नोट बंद हो चुकी है, 10 रुपये 20 रुपये लेने से रहे। मतलब कि इतनी अच्छी शादियों में बैंड बजा रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये हो गई कि 70 रुपये 80 रुपये। मतलब कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि आजकल जो इस 21वीं सदी में जो भिखारी जो है वो हमसे अच्छा पैसा कमा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो अभी 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, निश्चित तौर से बहुत अच्छी
योजना है, काले धन लोगों का घर से बाहर निकल गया है और इस तरह की योजना आती रहनी चाहिए और अच्छा काम किया है। परंतु नरेंद्र मोदी को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं, शहर के अंदर और देश के अंदर जो लोग हैं, शादी ब्याह का सीज़न है, कई घरों के अंदर अभी शादी ब्याह हो रहे थे, पर 4,000 रुपये की जो लिमिट है, जिसके घर में आज शादी है, कल है, परसों, और 4,000 रुपये, तो उनके सारे पुरुष और महिलाएं बैंक की लाइनों में खड़ी हो गई है। 2-2 हज़ार के नोट दे रहे हैं। 2-2 हज़ार के नोट से छोटा खर्चा नहीं होता है। किसी से 200 रुपये का सामान लेना पड़ता है तो 1,800 रुपये अगला नहीं दे रहा है। देश पूरा जाम हो रहा है, पूरा शादी ब्याह तो ख़त्म हो चुका है। आने वाले सालों में इस चीज़ का पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतान करना पड़ेगा। पर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद है कि ये गाज बीजेपी के जो भ्रष्ट नेता थे उनके ऊपर जोरदार गिरी है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। आज के आर्थिक और महंगाई के युग में शादी ब्याह करने के लिए लाखों रुपयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस बार उदयपुर के कई शादी समारोह में 500, 1,000 की करेंसी बंद होने से खलल पड़ गया है। जिन घरों में अगले कुछ दिनों में शादी समारोह आयोजित होना है, उनके चेहरों पर रुपयों की कमी की शिकन साफ देखी जा रही है। शादी ब्याह वाले लोगों का कहना है कि घर में शादी के कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में वे कार्ड बांटे या ATM और बैंकों में रुपयों के लिए लाइन में लगे। लोगों का तर्क है कि शादी ब्याह में कुछ सामान की खरीद तो खुद के क्रेडिट कार्ड और चेक से हो सकती है, लेकिन इस दौरान कई मौके और रस्में होती है जिसमें खुले रुपयों की बहुत जरूरत होती है। ऐसे में अपने पुत्र पुत्रियों को 7 फेरे दिलवाकर उन्हें दाम्पत्य जीवन में बांधने के लिए लोगों द्वारा की गई तैयारियों पर इस निर्णय ने जरूर पानी फेरा है। और मेरे बेटे की शादी है 30 नवंबर की। अब हम सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। या तो शादी आगे बढ़ानी चाहिए, हमारे पास पैसा तो है नहीं, छुट्टा पैसा, जो पैसे पड़े हैं वो भी बैंक में जमा नहीं हो रहे हैं। 4 घंटे की लाइन लग रही है। अब 4 घंटे में उधर ख़राब करूं या मेरे बेटे के लिए काम करूं। मैं 30 नवंबर की शादी आ गई है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब ये आपको मोदी सरकार को बताना कि हम शादी वाले क्या करें। या तो शादी कैंसिल करें या फिर आप नोट ले लो हमारे से, जो पड़े हैं हमारे पास इकट्ठे कर रखे हैं, हमने शादी के लिए इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो पैसे ले लो आप। और बाकी कोई बाजार में पैसा ले नहीं रहा और सामान दे नहीं रहा। अब छोटे छोटे पैसे हमको चाहिए, जैसे नाई को दिया, पंडित को दिया, तो वो पैसे 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ये कहाँ से लाएंगे। पंडित जो विनायक स्थापना करेगा, कलश का प्रोग्राम करेगा, तो उनको ढोल वाले को सबको पैसे चाहिए, तो वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है। पैसा हमको मिल नहीं रहा। बैंक की लिमिट भी 20 और बैंक की लिमिट है 20,000 रुपये सप्ते की। मेरे पास तो 15 दिन ही बचे हैं। 15 दिन 20 में 40,000 रुपये, 40,000 रुपये मेरा कुछ होगा नहीं। मैं क्या करूँ क्या, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे मोदी सरकार जवाब है। एक बच्चे की शादी और बेटी की और शादी बच्चे की शादी के लिए जो खुशी होनी चाहिए, अब हमारा चेहरा देखो आप, उतरा हुआ बिल्कुल, क्योंकि हम परेशान हैं। करना क्या चाहिए हमको, और रात भर हमको नींद नहीं आती है। तो हम यही सोच रहे हैं कि शादी में क्या करना चाहिए। इतनी दिक्कत हो रही है कि बाजार में कोई सामान के पैसे नहीं ले रहे, 500 और 1000 के नोट। अभी शादी है, हमारे घर में शादी है और परेशानी बहुत हो रही है। एक शादी का जो माहौल होता है घर में, वो खुशियों का माहौल बिल्कुल खराब हो गया। बहुत दिक्कत होती है, हम परेशान में हो रहे हैं। शादी की बेटी की शादी, हमारी बेटी की शादी, अभी ये काम नहीं करना चाहिए था, बाद में करना चाहिए था, 1 महीने बाद। अच्छा, उनको कुछ रुक जाना चाहिए था। हाँ, अभी बहुत जनों की शादी अभी 16 फरवरी को, उस हिसाब से बहुत परेशानी हो रही अगर है। आपको समय मिलता है तो शादी को आप टाल सकते थे क्या? नहीं, शादी को नहीं डाल सकते थे। अच्छा। वो तो हो गया हमारे शुरू, लगन तय हो गए। की शादी है, भाई की लड़की की शादी है, हमको बहुत सामना करना पड़ रहा है शादी का। कोई पैसे ले नहीं रहे 500 1000 के।
हमको बहुत दिक्कत आ रही है। हमको सबका मजा खराब हो गया और हमको जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पैसे की जरूरत पड़ रही है, अब लास्ट टाइम आ गया हमारा, तो इसके सिवा अब हमको टाइम है ही नहीं। अब हम खरीदारी अब हमको लास्ट टाइम में करनी पड़ रही है। तो जैसे जैसे हम इधर उधर के करके हम निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री को अच्छा कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, वो हमके लिए अच्छा नहीं कर रहा है। अभी हमारे शादी का माहौल का बहुत खराब हो रहा है। मैं ऐसे कहना चाहती हूँ, जिस शादी में हमें जाना पड़ता है, तो बाजारों से लेकर ज्वेलरी से लेकर छोटे मोटे आइटम से लेकर जो अचानक याद आते हैं, वो सडनली याद ही आते हैं। तो वो लेने जाने के लिए मार्केट में हम 500 का नोट देते हैं, अचानक मना कर देते हैं और मना करने के बावजूद कहा जाता है कि नहीं लिया जाएगा, तो अचानक हमारा मजा किरकिर हो जाता है। सब मार्केट में घूम घूम के, मार्केट की थकान अलग होती है, इसलिए जाया नहीं जा सकता। वो मार्केट में मजा किरकिर हो जाता है और फंक्शन में हमें वो सामान उपलब्ध मिल नहीं रहे हैं, इससे हमारे वो शादी में अड़चने आ रही है। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि मोदी भाई कर रहे हैं जो अच्छा ही कर रहे हैं, वो हमारे जाति भाई है, हम भी उन्हीं की जाति के बहने हैं। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के इस निर्णय ने कालाधन रखने वाले लोगों की नींद जरूर उड़ाई है, लेकिन इसके साथ साथ इस निर्णय ने हाल ही में आयोजित होने वाले वैवाहिक समारोह की चमक धमक को बेरंग कर दिया है। एटीएम या बैंक में कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा गया जिसके पास कालाधन हो या उसे अभी पैसों की जरूरत हो। सभी जगह या तो विदेशी मेहमान थे या फिर वो आम लोग जिनके रोज की जरूरत के लिए सरकार द्वारा तय की गई राशि लेनी थी। इस बीच शहर में ऐसे दलाल भी सक्रिय हो गए हैं जो पुराने नोट 30% कमीशन के साथ बदल रहे हैं। बाजारों में नए नोट की अनुपलब्धता के चलते कमीशनखोरी का धंधा चल पड़ा है। शहर में आए बाहरी पर्यटक व मरीजों के परिजन खाने पीने व अन्य व्यवस्थाओं के लिए इन कमीशनखोरों के पास पहुंच रहे हैं, जहां इन्हें 1000 के बदले 700 या 800 व 500 के बदले 400 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की नजर में ऐसे दलाल अभी तक नहीं आए हैं। वैसे आए भी कैसे? हमारी खाकी भी तो नोट बदलवाने के चक्कर में लगी है, क्योंकि आम जरूरतों के सामान की खरीद के लिए बड़े नोट चल भी नहीं रहे हैं। शहर में अब तक बैंकों में 500 रुपए के नोट नहीं पहुंचे हैं, जिससे 2000 का नया नोट भी अभी काम में नहीं लिया जा रहा है। बैंकों से लेने के बाद यह नोट केवल सेल्फी के ही काम आ रहा है। शहर का सबसे व्यस्ततम बाजार मंडी की नाल शनिवार सुबह से बंद दिखाई दिया। दिन भर चहल पहल व ग्राहकों से भारी रहने वाली मंडी सुनसान नजर आई। सभी बड़े व्यापारी आयकर की कार्रवाई के चलते दहशत में आ गए हैं। घंटाघर क्षेत्र में स्थित सराफा बाजार में भी अधिकांश सोने चांदी की दुकानें बंद रही। शहर के अन्य बाजारों में भी व्यापारी खुले की किल्लत के चलते अपनी दुकानें बंद रखना ही सही समझ रहे हैं। बाजारों में करोड़ों का लेन देन पूरी तरह से अटक गया है। आयकर विभाग की कार्रवाई के डर से भी व्यापारियों ने हड़कंप मचा हुआ है। छोटे मोटे व्यापारी भी अब दुकानें बंद रखने लगे हैं। उदयपुर शहर में किसी भी बैंक में 4 दिन बाद भी 500 रुपए के नए नोट की उपलब्धता नहीं है। यह नोट अभी तक बैंकों में नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही रुपए निकालने की लिमिट कम होने से घर व अन्य खर्चे के लिए रुपए जुटाने में मुसीबत आ रही है। ये बैंक में मैं 4000 रुपये एक्सचेंज करवाने के लिए 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ और इसकी व्यवस्था बढ़ानी चाहिए सरकार को। सरकार का फैसला बहुत अच्छा है ये, पर सरकार को इस व्यवस्था को एटीएम में भी करना चाहिए थोड़ा, तो उसके लिए जनता को थोड़ा एक सुविधा मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लाइनें लग रही है, परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान है। और इस सरकार को एटीएम में और बैंकों में अलग अलग जगह पे और व्यवस्था करानी चाहिए, इसलिए एक्सचेंज हो सके पैसा और लोगों परेशान। मैं यहाँ पे पैसे एक्सचेंज करवाने आया हूँ 4000 रुपये, वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहे और सुबह से मैं 11 बजे से लाइन में लगा हूँ सर। प्रदेश में इन दिनों पत्नियों की जिंदगी पर खतरा मंडराता जा रहा है। शराबी पति छोटी सी बात पर उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। ऐसे कई मामले राज्य भर के थानों में सामने आ रहे हैं। अलवर में पत्नी को मारकर जलाने के बाद उसके टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंकने का सनसनीखेज मामला अभी लोगों की जहन से निकला भी नहीं कि उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में हुई हृदय विदारक घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। शराबी पति ने पहले तो अपनी पत्नी की हत्या की, बाद में उसकी लाश को जंगल में छोड़कर आ गया। लेकिन नशा जब उतरा तो डर के मारे वह फिर उसके शव को जंगल से उठाकर लाया और घर में जलाकर फरार हो गया। आसपास के क्षेत्रवासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जलकर खाक हो चुके शव को अपनी कस्टडी में लेकर मुर्दा कोठरी में पहुंचाया। पुलिस ने फरार पति को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे गहन पूछताछ की जा रही है। कानौर थाना क्षेत्र के पीपलवास गांव में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में उसकी दूसरी पत्नी की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी। यह वारदात 3 दिन पहले हुई थी। वारदात के बाद आरोपी पत्नी के शव को जंगल में ले गया था, लेकिन डर के मारे वह फिर शनिवार सुबह उसी जगह गया और शव को वापस घर लेकर आ गया, जहां शव को जला दिया और भाग छूटा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसका आरोपी पति वहां से भाग निकला।
पुलिस ने अनुसंधान के लिए जले शव की खोपड़ी बरामद की है। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कानोड़ थानाधिकारी राजेंद्र सिंह गोधारा ने बताया कि कस्बे की पीपलवास की रहने वाली केसरी बाई और उसके पति मांगीलाल रावत के बीच 10 नवंबर की रात को कहासुनी हो गई थी। शराब के नशे में मांगीलाल ने उसकी पत्नी की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी। इसके बाद वह पत्नी के शव को लेकर जंगल में चला गया, जहां वह उसे छोड़कर फरार हो गया। शनिवार सुबह वह फिर जंगल में गया और शव को लेकर वापस घर लौट गया। घर पर ही इस कलयुगी पति ने अपनी मृत पत्नी को केरोसिन डालकर जला दिया। इसके बाद वह भाग खड़ा हुआ। बाद में जब ग्रामीणों को घर के अंदर से धुआं निकलता दिखा तो वह अंदर गए और केसरी बाई के शव को जलता देखा तो कानोड़ पुलिस को सूचना दी। इस पर डिप्टी घनश्याम शर्मा, कानोड़ थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा और भिंडर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत मौके पर पहुंचे। तब तक शव जल चुका था, लेकिन अनुसंधान के लिए पुलिस ने शव की खोपड़ी बरामद कर ली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मांगीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पता चला है कि मांगीलाल ने उसकी पहली पत्नी की भी हत्या की थी। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ जो जंगल की तरफ जो रास्ता जा रहा है, जहाँ कोई मांगीलाल करके एक व्यक्ति रहता है, उस रास्ते पे ब्लड पड़ा है काफ़ी। मांगीलाल का कैरेक्टर ख़राब है, पहले भी इसने अपनी औरत की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे लोगों को डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ उसने वापस से कोई वारदात की है। सूचना पे वहाँ पहुँचे, उसके घर पे पहुँचे, वो लोग आसपास के लोग भी आ गए। फिर बच्चों ने और ने बताया कि इसने अपनी जो औरत है वो परसों रात को झगड़े के कारण मार दी थी। उसके बाद में ये औरत को वहाँ लाके उसने जंगल में छुपाई और आज बीती रात को इसको कहीं डिस्पोजल करने ले गए, ऐसी सूचना मिली है। सूचना पे प्रकरण दर्ज कर लिया है और उसको जो आरोपी मांगीलाल है उसको डिटेन करके अनुसंधान किया जाए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838।
रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा किए जाने के बाद पैदा हुआ हड़कंप अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। काले धन को सफेद करने की जुगाड़ में कई लोग जुट गए हैं। ज्वेलर्स ने भी इसका फायदा जमकर उठाया। 30,000 रुपए तोला सोने को 38 से लेकर 60,000 रुपए तोला तक बेचा गया। अब आयकर विभाग की नजर इन ज्वेलर्स और खरीदारों पर है। कहा जा रहा है कि जिसने 9 नवंबर की रात को सोना खरीदा है उन सबको रोना पड़ सकता है। उस रात कारोबारी हिसाब किताब बंद करने के बाद जिन ज्वेलर्स ने भी सोना बेचा है वह भी फंसेगा और खरीदार भी। जानकारों की माने तो 9 नवंबर की रात 2 बजे बाद तक 500 और 1000 के नोटों के लेन देन हुए, लेकिन जो भी नगद खरीदारी की गई वो पूरी तरह से काला धन से हुई थी। शहर के अधिकांश ज्वेलर्स ने देर रात तक सोना बेचा और बिल तक नहीं बनाए। नोटबंद होने की घोषणा के बाद जिन लोगों ने 500 और 1000 के नोटों से खरीदारी की वह गैर कानूनी है। दुगने तिगुने दामों पर सोना बेचकर कालाधन जमा करने की सूचना पर आयकर विभाग अलर्ट हो गया है। पीएमओ के आदेश पर पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की 5 टीमों ने एक साथ जिले भर में अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी। सराफा बाजार आसपास के क्षेत्रों में ज्वेलर्स को खंगाला गया। शुक्रवार तो कार्रवाई के बाद पूरा सराफा बाजार के शटर गिर गए। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आसपास के सभी बाजारों की भी दुकानें बंद हो गई। आयकर टीमों ने दोनों ज्वेलर्स के यहां से बिलिंग से संबंधित दस्तावेज और सोने चांदी के स्टॉक से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं सीसीटीवी DVR भी साथ लेकर गए हैं। जिन दुकानदारों ने मोटे दामों में सोना चांदी बेचा है उनके बारे में आयकर विभाग को पुख्ता जानकारी है। विभाग का दावा है कि हर हाल में ऐसे व्यापारियों पर आयकर का शिकंजा कसा जाएगा। मालूम हो कि पिछले 3 दिनों से सोना 35,000 रुपए तोला और चांदी के भाव 60,000 रुपए किलो तक वसूले जा रहे हैं। लोग 500, 1000 के नोटों के बदले सोना चांदी खरीदने पहुंच रहे हैं। व्यापारी भी मौके का फायदा उठाकर मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं। लेकिन शनिवार को बाजार पूरी तरह से सूना सूना दिखाई दिया। पेचदार व्यापारियों ने शहरवासियों से गुजारिश की है कि अभी सोना चांदी न खरीदें। भावों में लगातार बढ़ोतरी होने और बदलाव होने से नुकसान ही होना है। कुछ दिनों बाद जब भावों में लंबी स्थिरता आ जाएगी तब वह लेन देन करें ताकि नुकसान नहीं होगा। और अगर अभी सोना या चांदी के आइटम बदलवाना भी चाहते हैं तो बिल के साथ सराफा बाजार में आए ताकि बदलने में कोई असुविधा नहीं होगी। जैसा कि सरकार ने 8 तारीख शाम को 8 बजे घोषणा की थी और रात को 12 बजे तक 500 और 1000 नोट चलन में थे और उसके बाद दोनों ही तरह के नोट इस देश में बंद हो गए हैं, उदयपुर में भी बंद हो गए हैं। उसका असर सबसे खासा पड़ा है हमारे सराफा बाज़ार में। 9 तारीख से लगा के आज 12 तारीख तक नी के बराबर व्यापार है। उसका कारण यही है कि लोगों के पास खुला पैसा नहीं है और नए नोट उनके मार्केट में आए हैं और न उनके पास आए हैं। कभी कोई आता, जैसे कल एक व्यक्ति आया था कि साहब मुझे 200 रुपये का सामान चाहिए और आप मुझे दे दो, तो हमने उसको कहा कि भाई 2000 का नोट नहीं चलेगा, या तो खुले नोट दो या फिर आप बाद में आ जाएं, उसके बाद ले जाना। तो ये परिस्थिति मेरी नहीं है, पूरे आम आदमियों की है। उनके पास छुट्टे नोट नहीं है, न तो 500 का, अभी आज 2000 का नोट लेके जाते हैं तो वापस उसको खुला भी नहीं मिलता है। तो ये परिस्थितियाँ जो पैदा हुई है, लेकिन ये लगता है कि आने वाले 5-15 दिन के बाद जब लोगों के पास, सबके पास पैसा हो जाएगा, ATM से निकलना शुरू हो जाएगा, बैंकों में लाइनें कम हो जाएगी, तो मुझे विश्वास है कि हमारा सराफा व्यवसाय भी धीरे धीरे चलेगा। और अभी भी पूरे देश की बड़ी बड़ी मंडियाँ सब बंद होने के कारण से भाव में बड़ी अस्थिरता है। पता ही नहीं लग रहा है कि किस तरह के भाव हैं। और ख़ास करके जो जिस तरह से कल सोने और चांदी के भाव में इंटरनेशनल लेवल पे जो गिरावट हुई है, उसके देखते हुए मैं लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अभी
कल जैसे करीब 500 रुपये तोला सोना घटा है और करीब 1500 से 2000 रुपये किलो में चांदी में घटोतरी हुई है, उसके भाव घटे हैं। तो आप 2-4 दिन मार्केट देखें, क्योंकि बड़ी मंडियों होने के कारण से बाज़ार में अभी भी किसी तरह के भाव की एक सिमिरिटी नहीं है, एक लेवल नहीं है। वो जो मर्जी पड़े जिस तरह से लोग बेच रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, अगर जिनके पास चेक हो वो ज़रूर लेके आएँ, अपना माल ले जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अभी जो परेशानी मुझे ऐसा लगा उन लोगों को पड़ी है जिनके घर में मांगलिक कार्यक्रम थे, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो और कोई फंक्शन हो, उन लोगों को जो सोना चांदी या और कोई चीज़ खरीदने की जो उनको दिक्कत रही होगी, ये सबसे ज़्यादा रही। और उसका असर हमारे सराफा बाज़ार में है कि हम लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसा हमारे पास कुछ काम नहीं है। आराम से जैसे बरसात में और जो श्राद्ध पक्ष में जैसे दिन रहते हैं, उससे भी बहुत हल्के दिन अभी हमारे बीच में चल रहे हैं। मैं तो आप लोगों से फिर एक बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप अभी जो भी खरीदना करना हो, कुछ दिन जब तक मार्केट स्थिर नहीं हो जाए, भाव जम जाए, उसके बाद ही आप खरीदें। धन्यवाद। कल रात को जो घटोतरी हुई है, जो सेंट और डॉलर में इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव घटे हैं, वो निश्चित तौर से उसका असर अब सब जगह आएगा। लोग थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि अभी आप थोड़ा शांति करके बैठ जाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत अस्थिरता है। लोग किस तरह से भाव से माल बेच रहे हैं इसका पता ही नहीं लग रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग अभी कुछ दिन, जब तक पूरे देश के मार्केट सराफा के खुल नहीं जाए और अखबारों में भाव आना शुरू हो जाए, उसके बाद ही आप खरीदने पधारें। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए भी बेहतर रहेगा और हम लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा कि हम लोग अभी जो मर्जी पड़े जिस तरह से भाव ले रहे हैं उससे आप बच सकेंगे। आज तक आपने चेन चोर, बाइक चोर, कार चोर, रुपये चोर आदि चोरों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिन चोरों के बारे में बताने जा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। शहर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने मीट की दुकान में सेंधमारी करके बकरे तक चुरा लिए। अपने आप में शहर में चोरी का यह अनूठा मामला शनिवार को दिन भर चर्चा में रहा। इसके साथ ही कई लोग तो मजाकिया अंदाज में यह भी कहते नजर आए कि चोरी हुए बकरे वहां भी कटेंगे या पुलिस उन्हें जिंदा बरामद करेगी। खैर, दुकान मालिक की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस बकरा चोरों की तलाशी शुरू कर रही है। शहर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र के सवीना में शुक्रवार रात चोरों ने एक मीट की दुकान से आधा दर्जन बकरों सहित एक तलवार चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार सवीना के रहने वाले अशोक खटीक की सवीना के गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के पास जय अम्बे झटका मीट की दुकान से रात्रि को अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर 6 बकरे और एक तलवार चोरी कर ली। सुबह जब अशोक दुकान पर आया तो वारदात का पता चला। बाद में उसने हिरनमगरी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आधा घंटा उनके लिए मेरे को रुकना पड़ता है। ये मेरे छोटे भाई अशोक की दुकान है। कल रात को यहाँ से बकरे चोरी हो गए थे। लगभग 50 या 60 हज़ार का माल है। 6 बकरे थे, वो चोरी हो गए। और वो बकरे काटने की जो होती है तलवार, वो भी ले गए साथ। रिपोर्ट दर्ज कराने छोटा भाई गया हुआ है और यहाँ चेटक 4 भी आके गई थी। ये शायद लग रहा है सब्बल लगा के पूरा ऊपर कर रखा था। फिर हमने आके पुलिस को भी फ़ोन किया। एक्चुअली पास में ये जो रेस्टोरेंट है, इनका जो लड़का है, उन्होंने सुबह फ़ोन किया था। अशोक को फ़ोन किया था। अशोक ने फिर नौकर को फ़ोन किया, नौकर यहाँ आया, फिर अशोक भी आ गया था। उसके बाद हमने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है। यहाँ पास में कह रहे हैं कि ये गल्ला है, किराना स्टोर है, जनरल स्टोर, उसमें भी सामान ले गए हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशंस फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन के सहयोग से सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यशाला का समापन शनिवार को हुआ। कार्यशाला के दूसरे दिन सूचना प्रसारण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर इंद्रजीत ग्रेवाल ने प्रतिभागियों से सामुदायिक रेडियो की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकार सामुदायिक रेडियो को FM फ्रीक्वेंसी अलर्ट करती है। आवश्यकता है इसके उचित प्रबंधन की और हमारा दायित्व है कि हम इसके प्रति आमजन को अधिक से अधिक जागरूक करें। मेरा नाम अर्चना कपूर है। मैं स्मार्ट संस्था से हूँ, मैं उसकी फाउंडर हूँ। हम लोग ने ये उदयपुर में एक वर्कशॉप करी है सामुदायिक रेडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, जो लोग सामुदायिक रेडियो लगाना चाहते हैं,
देश में 200 के लगभग स्टेशन हैं और मेरा जो अपना स्टेशन है रेडियो मेवात वो हरियाणा में 6 साल से चल रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा माध्यम है जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो लोगों के साथ काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मंच है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई यील्ड है। आपकी लागत बहुत कम लगती है, लेकिन आपका जो इसकी पहुँच है, जो आपका इससे फ़ायदा है, वो बहुत दूर तक पहुँचता है। ये इसकी खासियत ये है कि ये आपकी अपने ही इश्यूज़ को आपके अपने ही डायलेक्ट में आपके अपने लोगों के द्वारा एक मंच देता है और उनको दूर तक पहुंचाता है। जिन लोगों को कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और सरकार की ये समय फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसका पूरी तरीके से लाभ उठाएं और जो हमारे 200 स्टेशंस की एक कम्युनिटी बनी हुई है उसको आगे बढ़ाएं। किस तरह के प्रोग्राम? तो कई सारे स्टेशंस ऐसे हैं, जैसे रेडियो मेवात ने मिरासी म्यूज़िक को फिर से एक बार जागृत किया है, बुंदेलखंड ने बुंदेलखंडी म्यूज़िक को जागृत किया है, ट्राइबल की जो ट्रेडिशंस होती हैं, म्यूज़िक होती हैं, उनको एक नई जान मिली, एक नया जोश मिला है। सामुदायिक रेडियो के एडवांटेजेस इतने हैं क्योंकि ये एक कम दायरे में काम करता है, तो आपका एक इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाता है अपनी कम्युनिटी के साथ। वो आपको पहचानते हैं, आप उनको पहचानते हैं, उनको एक आइडेंटिटी मिलती है, उनको एक पहचान मिलती है और उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है इस रेडियो के माध्यम से। इसमें अगर तो हमारा 2 लाख का और खर्चा होता। तो हम जब भी ये वर्कशॉप करते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, सरकार आपको 7.5 लाख रुपए दे रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 15 लाख इन्वेस्ट करें। आप 5 लाख इन्वेस्ट करिए, 2.5 लाख अपनी तरफ से लगाइए, 2.5 लाख की आपको 3 महीने के बाद सब्सिडी रीइंबर्स हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। शुरू में सिर्फ इसको एज एन एम्पावरमेंट टूल इस्तेमाल करिए। 3 रिकॉर्डर लीजिए, 4 रिकॉर्डर लीजिए। आप हर किसी को, अपने समुदाय में हर किसी को एक्सेस है अपनी बात रखने का, अपनी आवाज़ करने का। ना इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना इसमें कोई कोर्स चाहिए, ना इसमें आपको कोई एम्प्लॉयर्स सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप उस समुदाय के सदस्य हैं तो आपको अधिकार है अपने रेडियो पे बोलने का, आपको अधिकार है अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल करने का, आपको अधिकार है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, आपको अधिकार है अपने विजडम को लोगों तक पहुंचाने का। तो आपको एक्सेस है और भागीदारी के बगैर ये रेडियो नहीं चल सकता। तो भागीदारी और एक्सेस 2 चीज़ें सुनिश्चित करती है, जो कि कोई भी कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन या कॉमर्शियल टीवी नहीं देता है। आपकी आवाज़ कहाँ सुनाई पड़ती है, गरीब आदमी की आवाज़ कहाँ सुनाई पड़ती है? केवल एक सामुदायिक रेडियो ही एक ऐसा मंच है जहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक कार्यशाला की है सामुदायिक रेडियो के ऊपर। सामुदायिक रेडियो एक छोटा लो पावर एफएम स्टेशन है जो गैर लाभकारी नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थाएं हैं, उनको इसका लाइसेंस दिया जाता है। जैसे एनजीओ है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ट्रस्ट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और ये स्थान सरकार ने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है, काफ़ी स्टेशन सेटअप हो सकते हैं। अभी यहाँ पर बहुत कम स्टेशन है और राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं वहाँ से अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। 450 के करीब सरकार ने परमिशन इशू की है अभी तक पूरे देश में, जिनमें से 200 अभी ने ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया है, बाकी सब प्रोसेस में है और वो भी जल्दी ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। तो सरकार चाहती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 2 या 3 स्टेशन लगे ताकि ये पॉपुलर हो जाए हर एक एरिया के अंदर। अभी जहाँ पर स्टेशन ये लग चुके हैं वहाँ पॉपुलर हो गया। उदयपुर जिले के बावलवाड़ा थाना इलाके में एक युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने का मामला सामने आया है। कमला देवी नाम की महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कमला देवी के पति रामलाल पर कुछ लोगों ने बीती रात जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पीड़ित रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद जब रामलाल के परिजन बावलवाड़ा पुलिस थाने में पहुंचे, जहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया, जिस पर शनिवार को रामलाल के परिजन जिला पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुए और मांग की कि मारपीट करने वाले मानसिंह सहित 7-8 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। रामलाल के परिजनों का आरोप है कि पुलिस और मानसिंह के बीच साठगांठ के चलते पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग के बाद रामलाल को शहर के एमबी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया है।
साला जी और मेरे सासू माँ और साला जी तीनों बालवाड़ा मामा के मेहमान गए थे, मेहमान से आ रहे थे वापस रिटर्न आ रहे थे। तो मान सिंह और पूरी गाड़ी भरी स्कॉर्पियो भरी हुए और थोड़े आते ही और उसने गाड़ी आड़ी मार के और जयंती को किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद मेरे सासू माँ और मेरे साड़ी ये गिर गए और ये स्कॉर्पियो में बिठा के लेके चले गए उधर और पता नहीं कहाँ लग गए और ऐसी मारपीट की इनके साथ कि जोर ज़बरदस्ती करके बहुत ज़्यादा दोनों हाथों पे मारा, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और पीठ पे मारा, दोनों ये पीठ में मारा और जोरदार की मारी, ऐसी मारी इनकी कंडीशन ख़राब कर दी। घटना तो यही हुई थी कि अब पता नहीं इनका क्या था, मुझे पता नहीं, लेकिन ये ज़बरदस्ती क्या एक शराब तस्करी का काम करवाना चाहता है, अवैध शराब की, और ज़बरदस्ती लड़कों को खींच के ले जाता है और ये जाना नहीं चाहते इस बात में। तो उसका नाम है मान सिंह और मान सिंह ये शराब बेचते हैं। मान सिंह शराब तस्करी का काम करते हैं। तो उन्होंने ये ज़बरदस्ती लड़कों को खींचना चाह रहा, तो ये ना कह रहे थे मैं तेरे साथ नहीं हूँ, फिर भी ज़बरदस्ती अवैध शराब की वो धंधा करवाना चाहते थे। कौन करवाना चाहता है? ईमान सिंह करवाना चाहता है। शहर के वार्ड नंबर 23 में स्थित श्रीनाथ पार्क के विकास के लिए शनिवार को भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल घरासिया, नगर निगम निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष शंभू जैन, महामंत्री देवीलाल सालवी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष अमृत मेघवाल सहित वार्ड के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। निगम की ओर से यहां पर 28 लाख की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। और वार्ड नंबर 21 में अर्जुन जी मीणा जो हमारे सांसद हैं, वार्ड नंबर 23 की जनता के नाते हमें जो भी आदेश देंगे बताएंगे, उस पर हम खरा उतरने का है। और आपके समिति के सभी आप ही पढ़ो ना। हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चले जाओगे? हाँ मैं चला जाऊंगा। हाँ बस मैं वहाँ संभाल लूंगा, आप लोग यहाँ से सब निकलो एक बार। आपने बड़ी जनरल लिया, बाकी तो लफड़ो भी ये हवा नहीं दिया कोई लोग, हवा ही नहीं दिया। उदयपुर जिले के विभिन्न शहरों के आईडी एसएमटी प्रोजेक्ट के तहत गठित सिटी मॉनिटरिंग कमेटी की गत 23 मार्च 2015 बैठक हुई थी। तत्कालीन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फतेहनगर और भिंडर के बस स्टेशन की जानकारी लेने पर पाया कि इन बस स्टेशन से बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। इस पर तत्कालीन कलेक्टर पेडनेकर ने दोनों नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों दीपिका वीरवाल और एसडीएम मुकेश कलाल सहित रोडवेज प्रबंधक को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से दोनों बस स्टेशनों से बसों का संचालन प्रारंभ करें। उन्होंने इन बस स्टेशन से निजी एवं अन्य वाहनों के संचालन के लिए भी संबंधित उपखंड अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस आदेश को 21 माह गुजर गए, लेकिन प्रशासन व अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगे। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सभी अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। जिले के वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र की भिंडर नगर पालिका में रोडवेज व निजी बसों के संचालन के लिए नगर पालिका ने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर वर्षों पूर्व नया महाराणा प्रताप केंद्रीय बस स्टेशन तो बना दिया, लेकिन वहां से बसों का संचालन करीब 15 साल गुजरने पर भी नहीं किया जा सका है। रखरखाव के अभाव में यह बस स्टेशन जीर्ण शीर्ण हो रहा है। उदयपुर की बीएन यूनिवर्सिटी में आयोजित हो रहे हिंदू आध्यात्म सेवा संगम में शनिवार को गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब 500 गुरुओं का उनके शिष्यों द्वारा एक साथ पूजन किया गया। गुरुवंदन कार्यक्रम में शिष्यों ने आचार्यों के चरण पखारे, तिलक, मौली बंधन, श्रीफल भेंट, पुष्प वंदन और मिश्री का भोग समर्पित किया। इस दौरान शिष्यों ने अपने अपने गुरुओं की दीप प्रज्वलित कर महाआरती भी की। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति उमा शंकर शर्मा, जनार्दन राय विश्वविद्यालय के कुलपति एसएस सारंग देवोत और एमएलएसयू के पूर्व कुलपति आईवी त्रिवेदी भी मौजूद रहे। सभी कुलपतियों का वंदन उनके समय के शिष्यों ने किया तो उन्हें भी अपने कक्षा का जमाना याद आ गया। गुरुवंदन कार्यक्रम के दौरान संयोजक गुणवंत सिंह कोठारी ने बताया कि इस आयोजन के पीछे हमारी संस्कृति को युवाओं के सामने प्रस्तुत करना था, ताकि युवा हमारी संस्कृति में होने वाले गुरुवंदन का महत्व समझ सके और गुरु शिष्य का रिश्ता मजबूत बन सके। अपने आप बहुत शक्तिशाली है, शब्द की बहुत ताकत होती है, और वो ताकत जो बोल रहा है उसकी भावना में से आती है, उसके जीवन में से आती है। इसलिए ये कार्यक्रम कल यहाँ रहेगा। ये झांकियाँ लगी हुई है मेवाड़ की चारों धाम की, आप इसका अवलोकन करिए। तो हमने उनको भी यहाँ लेके आए ताकि समाज आए, और नहीं कर सकता अपने, लेकिन 50 साल से अधिक की आयु जिन यानी जनजातियों के लोगों की है,
वे आज भी मक्की का भुट्टा जब पक जाएगा लेके आएंगे, वह जाकर के अर्पित करेंगे। उसके बाद घर से खेली जाती थी। आप कभी देखिए श्रावण की बहार आई और जहाँ घने पेड़ पौधे लगे रहते थे मोहल्लों में, वहाँ झूले बांधे जाते थे। क्या बात। और झूले बांधे जाकर के वो झूले खिलाए जाते थे और महिलाएं पूछती थी करीब 1000 इंडियन नेटिव गेम्स वो हमने निकाले हैं। उसका एनाटॉमी के साथ क्या उसका संबंध है, उसमें रिसर्च किया है, ये पुस्तकें निकाल के दी है हमने बराबर। नाथक द्वारा और 8 प्रकार के अलग अलग सेवा के प्रकल्प चलाते हैं, जिसमें 50 करोड़ से अधिक का खर्चा विगत इन 5 वर्षों में पूरा किया, जिसमें कॉलेज बनाना, ये बनाना, ये वहाँ उनका लगा हुआ है। आप जाएंगे उस मंदिर में तो पूरा आंकड़े दिए हुए हैं। साईं बाबा है और सांवरिया जी का जो मंदिर वो 2009-7 के अंदर 8 के अंदर। अब आंध्र प्रदेश के जो 2 जिले पीने के पानी से व्याकुल थे, उनके मन में आया उन 2 जिलों के पीने के पानी की समस्या को हल कर दिया। सरकार से पैसा भी नहीं लिया और 800 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने उसके लिए। और नवी योजना के प्रियम्बल के अंदर सरकार को उसकी प्रशिक्षा करनी पड़ी। अपने पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट का भाव पैदा होना, आदर का भाव पैदा होना चाहिए, श्रद्धा का भाव पैदा होना चाहिए, क्योंकि हमारे कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपके मन में अपने पढ़ाने वालों के प्रति रेस्पेक्ट और आदर नहीं है तो आप सीख नहीं सकते। और जो आचार्य आज आए, लगभग 450-500 आचार्य आए, तो उनके सामने भी हमने, हमारे प्रमुख वक्ता ने यही विषय रखा कि आपको और किस प्रकार से अपने छात्रों का निर्माण करना है, ताकि इन छात्रों के अंदर जो सद्गुण छिपे हुए हैं वे सद्गुण जागृत हो, उनके अंदर की, जिसको विवेकानंद डिवाइनिटी, वो जागृत हो, ये देश के अच्छे संस्कारवान नागरिक बनकर के खड़े हों और अपने जन सद्गुणों से और अपने कुल का, देश का, सबका नाम करें और एक मानवता की सेवा करने का इनके मन में संस्कार हो। ये दोनों बातें और हम उनको आज बताने का हमने प्रयास किया है गुरु वंदन कार्यक्रम में। हाँ, कल जो है, कल प्रातःकाल इसी परिसर में लगभग 1000 परिवार आएंगे और 1000 परिवारों के लगभग सामान्य से 4 सदस्य भी मानते हैं परिवार से, तो 4-5 हज़ार की संख्या में लोग रहेंगे। 3 पीढ़ी तक के भी परिवार आएंगे और वे अपने परिवार के जो सबसे वयोवृद्ध है उनका पूजन वंदन करेंगे। इसके पीछे की कल्पना यही है कि परिवार के सब सदस्यों के हृदय के अंदर और जो अपने सबसे बड़े लोग हैं उनके प्रति आदर हो, सम्मान का भाव तो हो ही, किंतु उनकी वृद्धावस्था के अंदर हमें सब प्रकार से सेवा करनी है, चिंता करनी है, उनको कोई कष्ट ना हो, ये भाव उन परिवार के सदस्यों के मन में जागृत करने के लिए मातृपितृ पूजन का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित देश के कई हिस्सों में नमक 250 रुपए किलो होने की अफवाह अचानक शुक्रवार रात को उदयपुर शहर में फैल गई। इस हड़कंप से हालात ये हो गए कि नमक महंगा होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग और फुटकर व्यापारी नमक खरीदने मंडी पहुंच गए। शनिवार को जब व्यापारियों से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की बात बिल्कुल तरह से अफवाह है। सोशल मीडिया पर नमक के महंगे होने की सूचना के बाद कालाबाजारी बढ़ने के डर से लोग देर रात मंडी पहुंच गए, लेकिन किसी तरह के भाव नहीं बढ़ने से नमक पूर्व के दामों में बेचा जा रहा है। व्यापारी ने बताया कि मंडी में नमक 5, 10 और 18 रुपए प्रति किलो अलग अलग वैरायटी में बेचा जा रहा है। मार्केट ने सारी अफवाह फैलाए रखी है जो गलत है, और जो हमेशा भाव बिकता है वही भाव बिक रहा है। भाव बन रहा है वो नमक निरमा की 10 रुपए किलो बिक रहा है, दूसरा 5 रुपए किलो बिक रहा है। टीवी देख के अफवाह उड़ाई गई है, लोगों ने रात को टीवी देखा होगा मीडिया के माध्यम से, उस वजह से सारी अफवाह उड़ाने से, इसलिए सारे जनता ठीक नॉर्मल है, ठीक है। नहीं सब नॉर्मल चल रही है, वैसे चल रही है। नमक खरीदने आए ग्राहकों का कहना है कि उनके घरों में पारिवारिक समारोह है, जिसके चलते उन्होंने बाजार से नमक खरीदा है जो पूर्व के दामों में ही मिला है। नमक के दामों में उछाल की सिर्फ अफवाह ही है।
मेरा नाम कविता है और जैसा कि रात को न्यूज़ में और आ रहा था कि यह नमक के भाव 400 रुपये किलो हो गए हैं, लेकिन मेरे खुद के घर में प्रोग्राम है, इस कारण मैं भी नमक लेने आई, लेकिन नमक के रेट वही है जैसे कि 5 किलो पे 30 रुपये और 10 किलो पे 55 रुपये। तो मैंने भी अभी 20 किलो नमक खरीदा है, तो आप किसी इस तरह की अफवाह में ना आए और नमक का जो भाव पहले है वही है अभी भी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। काले धन पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक से आम जनता हुई खासी परेशान, वैवाहिक आयोजनों में पड़ रहा है खलल, बेरंग हुई बिंदोलिया। प्रदेश में पत्नियों की जिंदगी इन दिनों है खतरे में, अलवर के बाद कानौर में भी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। हिरनमगरी में हुआ अनूठी वारदात का जन्म, चोरों ने पहली बार चोरी किए 6 बकरे, साथ में तलवार भी ले गए। और आयकर छापों से सराफा व्यवसायियों की उड़ी नींद, सोना खरीदने और बेचने से अब कर रहे हैं तौबा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।